हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद मनीष के में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए इस सीरीज़ में हम आप आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो आपका कैप्सूल बैच है उसका आज आपका इकोनॉमिक्स आप करने वाले हैं। ठीक है, जो कैप्सूल बैच है आपका विवेक सर का एग्जामपुर का, उसका आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पोर्शन करने वाले हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी और आपका यहाँ पे साइंस, ये तीनों पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है अभी तक तो एक बार विजिट करिए और आपको पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग के लिए रामबाण होने वाला है। ये आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आप वीडियो मिस मत करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग इसको ज़रूर देखिए, जितना हो सके उतना देखिए। ठीक है, क्योंकि ये कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा टॉपिक कम कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, 1 घंटे से 45 मिनट के बीच में हम इसका पूरा का पूरा वीडियो में इसका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपके लिए 100% आपके लिए यूज़फुल होने वाला है एग्ज़ाम के तौर पे, क्योंकि हमारे पास 5 से 6 दिन का टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सकेगा हम रिवीजन करेंगे, वही हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो आइए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाँ दोस्तों, तो आइए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स का, वो आपका हमारा पे है यहाँ पे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र से देखते हैं आपका यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो सेवा क्षेत्र का होता है, जो लगभग 55% होता है सर्वाधिक क्षेत्र का योगदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, डेयरी, खनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका है यहाँ पे कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। ठीक है, जो कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित रोजगार क्रम से किससे संबंधित है? तो ये रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब से होता है। ठीक है, जो कृषि जो क्षेत्र होता है रेड कॉलर है, उद्योग और ब्लू कॉलर होता है, और सेवा क्षेत्र वाइट कॉलर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है रियल इस्टेट, बैंकिंग, संचार, लोक प्रशासन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो ये कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, जो लगभग 46% रोजगार देती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे भारत में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जो भारत में सार्वजनिक और निजी भागीदारी है। उसके बाद आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है आपका एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला टॉपिक हमारे यहाँ पे आता है, अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के देखते हैं आपका यहाँ पे जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है? तो ये चौथा है, लगभग यानी $4.207 ट्रिलियन है। ठीक है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसको आप जानते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का मापन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है प्रति व्यक्ति आय का मापन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है एनएसओ की स्थापना 2019 में किन दो संगठनों के विलय से हुआ था? तो ये एनएसएसओ एवं सीएसओ के द्वारा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे एनएसओ किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आपका आता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय मापन की मुख्य समस्या क्या है? तो ये असंगठित क्षेत्र की बहुलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ठीक है, तो हिंदी वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये आपका निम्न धीमी आर्थिक वृद्धि दर से संबंधित है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था। ओके, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय आय के लिए नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? तो 2022 से 2023 निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन अगला है आधार वर्ष की समीक्षा हेतु कौन सी समिति बनाई गई? तो ये जो विश्वनाथ गोल्डर समिति थी वो हमारा बनाया गया था आधार वर्ष की समीक्षा हेतु।
आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक जीडीपी वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है, जो भारत में सबसे अधिक जीडीपी वाला राज्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम और बिहार, ये सर्वाधिक और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हमारा टॉपिक देखते हैं, आपका अगला टॉपिक है हमारा है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम आपका यहाँ पे, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार हेतु भारत सरकार के प्रमुख उपाय क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम है आपका सीमांत जो होता है कृषि जोत का। ठीक है, भारत के जीडीपी में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? तो लगभग 18% है भारत में जीडीपी का और कृषि संबंधित जो क्षेत्र का योगदान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है आपका, भारतीय कृषि कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है? तो लगभग 46% होती है, आप लोग ये जानते हैं। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक जो हैं MS स्वामीनाथन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि ये जो वीडियो आप लोग के लिए रामबाण होने वाला है, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है? तो पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विलियम एस गॉड ने किया था। किसने किया था? तो विलियम एस गॉड ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के मुख्य स्तंभ क्या क्या हैं? तो पहला आपका है उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में 100% जैविक खेती अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है, आप याद रखेंगे, जहाँ पे जैविक खेती अपनाया था 100%। उसके बाद आता है हमारा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है? तो जीरो बजट जो नेचुरल फार्मिंग के जनक है सुभाष पालेकर थे। ठीक है, कौन थे? तो सुभाष पालेकर। उसके बाद है हमारा, झूम खेती किससे संबंधित है? तो झूम खेती जो संबंधित है वो स्थानांतरण शिफ्टिंग कृषि मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में है। ठीक है, इससे संबंधित है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, जो 22 फसलों के लिए एमएसपी, 1 के लिए एफआरपी होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम किस फसल के लिए एमएसपी जारी किया गया है? तो गेहूं के लिए किया गया है, जो 1966 से 67 में किया गया था। ठीक है, एफआरपी क्या होता है? तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, किस फसल के लिए जारी किया जाता है? तो ये आपका गन्ने के लिए जारी किया जाता है, जो 2009 से 10 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त की व्यवस्था कौन सी संस्था करती है? तो ये नाबार्ड करती है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो 1982 में हुआ था। ठीक है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, खाद्यान्न की खरीद, भंडारण एवं वितरण के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? तो ये आपका भारतीय खाद्य निगम जो FCI होता है 1964 में, ये आपके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आपका वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है, जो 1970 में आपका यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ठीक है, नीली क्रांति क्या है? तो अब आपके यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, जो आपका पूछता है कि कौन सी क्रांति के कौन जनक हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। नीली क्रांति के जनक कौन है? तो हीरालाल चौधरी हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा जो है, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो ये टिकाऊ कृषि विकास से है। ठीक है, किससे है? तो टिकाऊ कृषि विभाग से। उसके बाद आता है आपका धूसर यानी ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। ब्लैक क्रांति का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोलियम और खनिज के तेल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली कृषि संगणना कब हुई है? तो संगणना जो हुआ था वो आपका 1970 से 71 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? तो ये लगभग हमारा 0.76 हेक्टेयर है। ठीक है,
ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन इस टॉपिक का। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो हमारा उद्योग क्षेत्र से रहेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, ठीक है। तो ये अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें इस टॉपिक से। तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो आपका सड़क अवसंरचना विकास से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा औद्योगिक कॉरिडोर जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो है ये आपका किया जा रहा है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से, ठीक है। मेक इन इंडिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपका भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना था, ठीक है, मेक इन इंडिया का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी, तो ये 1948 में की गई थी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है अगला हमारा एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति कब लागू की गई थी, तो ये जुलाई 1991 में किया गया था एलपीजी का, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका 1956 में जो आया था औद्योगिक नीति के उद्योगों में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था, तो ये आपका 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था 1956 की जो औद्योगिक नीति आई थी। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे भारत में कोर उद्योग यानी कोर इंडस्ट्रीज़ की कुल संख्या कितनी है, तो कोर जो उद्योगों की जो संख्या है वो कितनी है हमें बताना है आपको। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक है, 8 कोर उद्योग है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल उद्योग क्षेत्र से ही है, देखा जाता है। भारत में औद्योगिक उत्पादन के स्तर को मापने वाला प्रमुख सूचकांक कौन सा है, तो ये कौन सा सूचकांक है जो भारत में औद्योगिक उत्पादन के स्तर को मापता है, तो ये हमारा हो जाएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIPP, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में औद्योगिक नीति कौन बनाता है, तो ये उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विकास बनाता है DPIIT। प्रतिस्पर्धा विनिमय अधिनियम 2002 ने किस कानून को प्रतिस्थापित किया था, तो ये MRTP अधिनियम 1969 से स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, MSME की निवेश सीमा क्या है, तो ये सूक्ष्म के लिए 2 से 5 करोड़ है, लघु उद्योग के लिए 25 करोड़ तक है और मध्यम के लिए 125 करोड़ तक है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति 4.0 किससे संबंधित है, तो आपका स्मार्ट एवं डिजिटल तकनीक से संबंधित है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक SEZ किस राज्य में है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, लगभग 51 है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, भारत में SEZ नीति कब अपनाई गई थी, तो ये 2000 ईस्वी में 2000 सन में अपनाई गई थी। SEZ अधिनियम कब पारित होता है, तो ये 2005 में अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये विनिर्माण उद्योग है। भारत में सबसे बड़ा उद्योग जो है विनिर्माण उद्योग है। भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, तो वस्त्र उद्योग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे वस्तु उद्योग में अग्रणी राज्यों का क्रम क्या है, तो ये गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो वस्त्र उद्योग है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग किस राज्य में केंद्रित है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग केंद्रित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कागज़ उद्योग सबसे अधिक कहाँ विकसित है, तो पश्चिम बंगाल में विकसित है भारत में कागज़ उद्योग। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, तो डिगबोई में किया गया है, असम में 1901 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जो टिस्को है, जो 1907 में आपका इस्पात संयंत्र बनाया गया था, सबसे पुराना है। वर्तमान में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो ये आपका कितनी है, तो 14 कंपनियां हैं महारत्न कंपनियां। 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HAL है, ये आपका महारत्न कंपनी बनी है 14वीं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, 14वीं जो बनी है महारत्न कंपनी, ठीक है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अब राजकोषीय नीति एवं बजट से है आपका, यहाँ पे वो देख लेते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो राजकोषीय नीति एवं बजट से देखते हैं आपका यहाँ पे, भारत में बजट का प्रणेता किसे माना जाता है, तो ये जेम्स विल्सन को माना जाता है भारत में बजट का प्रणेता, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो ये RK शमुखम शेट्टी ने किया था, प्रथम वित्त मंत्री जो थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, आपका अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है, ये 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे मिलाया गया था, ठीक है, 2017 में।
आगे आते हैं आपका सरकार के आय व्यय से संबंधित विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 112 से संबंधित है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत पेश किया जाता है, तो अनुच्छेद 114 के अनुसार पेश। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ था, तो भारत में जो जेंडर बजटिंग जो शुरू हुआ था वो किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये आपका हुआ था केंद्रीय बजट 2005 से 2006 में। ठीक है, ये आपका कब हुआ था, तो 2005 से 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा सरकारी व्यय। सरकारी व्यय में मित व्ययिता हेतु कौन सा बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपका शून्य आधारित बजट जो होता है, जीरो बेस्ड बजट होता है, उसे आपका यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार का राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, तो ये आपका होता है सरकार के कुल उधार के बराबर होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें वो है ब्याज का भुगतान किस प्रकार का व्यय है, तो ये राजस्व व्यय है। ब्याज का जो भुगतान होता है राजस्व व्यय होता है। लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट कब पेश किया जाता है, तो ये जो आपका पेश किया जाता है वो बजट पारित होने के विलम्ब होने पर अनुच्छेद 116 के तहत पेश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछ ही देता है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना है, तो ये 41% है केंद्रीय करों में। उसके बाद अगला है भारत सरकार के बजट 2026 से 27 का कुल आकार कितना है, तो ये 53.47 लाख करोड़ है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है, तो ये उधार है जो लगभग 24% है आय का स्रोत। बजट में सर्वाधिक कर राजस्व किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका आयकर से प्राप्त होता है। जो सर्वाधिक कर होता है राजस्व होता है बजट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जीएसटी के माध्यम से कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है, तो लगभग 15% आपका हिस्सा जीएसटी के माध्यम से प्राप्त होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म आप जानते हैं गुड्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये आपका एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बजट में सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जाता है, तो राज्यों का हिस्सा जो होता है उस पर किया जाता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा है रक्षा क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो रक्षा क्षेत्र का हिस्सा जो होता है वो आपका लगभग 11% होता है। सबसे अधिक धन किस मंत्रालय को आवंटित हुआ है, तो सबसे अधिक धन किस मंत्रालय को आवंटित हुआ है, एक बार देख लेते हैं आपका यहाँ पे। तो ये आपका जो हो जाएगा आपका यहाँ पे वो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय को हो जाएगा। ठीक है, FRBM एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये 2003 में पारित हुआ था FRBM एक्ट। ठीक, याद रखेंगे। राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व घाटा जो होता है राजस्व जितना व्यय होता है उसमें से माइनस राजस्व प्राप्ति होता है, ये राजस्व घाटा होता है। ठीक है, यानी जितना आपका खर्चा होगा, ठीक है, उसमें से आपको कितना प्राप्ति हुआ उसको आपको माइनस करके उसके बाद जो बचेगा वो राजस्व घाटा के रूप में होता है। ठीक है, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद आते हैं आपका जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन हुआ था, तो आप लोग जानते हैं जो जीएसटी के लिए संशोधन हुआ था 101वां संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी के लिए। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो एक केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री। IGST कौन लगाता है, तो एक केंद्र सरकार लगाती है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आता है अगला हमारा क्वेश्चन जो होता है GSTIN कितने अंकों का होता है, तो 15 अंकों का होता है जीएसटी जो नंबर होता है। GSTIN में 09 कोड किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश का 09 कोड है। ठीक है, तो आपको कोड जरूर याद कर लीजिएगा, कोड से आपका क्वेश्चन पूछता है। ई-वे बिल कब अनिवार्य है, तो ई-वे बिल जो है 50,000 या अधिक से ऊपर जो रहेगा तो उसके लिए ई-वे बिल जो होता है वो अनिवार्य होता है। जीएसटी नेटवर्क क्या है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जीएसटी नेटवर्क क्या है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे संपत्ति कर कौन लगाता है, तो संपत्ति पे जो कर लगाता है वो स्थानीय निकाय लगाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा अगला क्वेश्चन है बिना कानून कर नहीं किस अनुच्छेद में है, तो बिना कानून जो कर नहीं होता है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 265 में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कर मुक्त आय सीमा क्या है, तो ये 12 लाख रुपए का जो होता है वो कर मुक्त है, यानी 12 लाख रुपए तक अगर आपका है तो आपके पास तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है।
ठीक है। 12 लाख से ऊपर अगर जाएगा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इस टॉपिक का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं आर्थिक नियोजन, जो इकोनॉमिक्स प्लानिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में क्या क्या पूछता है। तो आइए इससे स्टार्ट करते हैं। आपका इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका है, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो ये आपका किसके समिति पे हो जाता है, तो केसी नियोगी जो समिति थी उसके सिफारिश पे योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था, ठीक है। नीति आयोग ने किस संस्था को प्रतिस्थापित किया था, तो नीति आयोग को किस संस्था के में बदला गया था आपको, कि आपको योजना आयोग जो था उसको नीति आयोग में बदल दिया गया। ये 2015 में बदला गया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपका पीएम जो होता है प्रधानमंत्री, वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष एवं सीईओ कौन है, तो इस उपाध्यक्ष जो हैं वो आपका सुमन बेरी हैं और जो सीईओ हैं वो निधि छिब्बर हैं, ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नीति आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। जो नीति आयोग है थिंक टैंक से नाम से जाना जाता है भारत सरकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल जो था, प्रथम पंचवर्षीय का जो योजना का मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो आपका गरीबी उन्मूलन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान अनवरत योजना का समय काल क्या है, तो जो अनवरत योजना का समय काल होता है वो क्या है, बताना है हमें। तो आइए देखते हैं इसमें जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 1978 से 80 तक है, ठीक है। योजना अवकाश एवं वार्षिक योजना का समय काल क्या था, तो ये आपका योजना अवकाश जो है 1966 से 69 था और वार्षिक योजनाएं जो थी 1990 से 92 में थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसी के कारण हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अधिक समावेशी विकास था, ठीक है। क्या था, अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्रतर समावेशी और सतत विकास था, ठीक है। ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो जो ट्राइसेम योजना प्रारंभ हुई थी वो कब हुई थी आपको ये बताना है। तो आपका ये 1979 में ट्राइसेम जो योजना थी वो प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुए थे, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसके दौरान आपका ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1995 के दौरान मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो ये आपका पंचवर्षीय योजना से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पंचवर्षीय योजना आप जरूर याद कर लीजिए, 1 से 12 तक जितने भी हैं वहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना हुआ है, ठीक है। काम के बदले अनाज योजना 1977 बाद में किस योजना में सम्मिलित की गई थी, तो NREP में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में पारित किया गया था, सम्मिलित किया गया था, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है। तो ये आपका देख लेते हैं, केंद्र में जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको योजनाओं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये आपको जरूर देख के जाएं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आपका इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मनरेगा कब लागू हुआ था, तो मनरेगा जो लागू हुआ था फरवरी 2006 में लागू हुआ था। मनरेगा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, यानी VBG राम कर दिया गया है जो आपका मनरेगा था पहले, ठीक है। उसके बाद है VBG राम के अंतर्गत कितने कार्य दिवस रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो आपका 125 दिन कर दिया गया है। पहले यहाँ पे 100 दिन था, अब 125 दिन कर दिया गया है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS से कब पारित किया गया, तो ये 2013 में पारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, NFS के अंतर्गत कितनी जनसंख्या आच्छादित है,
तो ग्रामीण क्षेत्र में 75% है और शहरी क्षेत्र में 50% है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 2020 में प्रारंभ हुई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे इसको। ठीक है। अगला आपका योजना से संबंधित क्वेश्चन है आपका, देखते हैं आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये 2014 में आपका स्टार्ट हुआ था, वित्तीय समावेशन इसका उद्देश्य है। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ है? तो स्वच्छ भारत जो मिशन शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 2014 में ये भी हुआ था। डिजिटल इंडिया मुद्रा योजना एवं अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसको आपको जब शुरू हुआ था 2015 में हुआ था। ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपका डायरेक्टली पूछ देता है किस सन में कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। मुद्रा योजना के अंतर्गत न्यूनतम एवं अधिकतम ऋण सीमा क्या है? तो 50,000 से लेकर 20 लाख तक है आपका मुद्रा योजना के अंतर्गत, अगर न्यूनतम अधिकतम ऋण लेते हैं तो। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एवं उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? तो उज्ज्वला योजना जो आया था 2016 में आया था। ये स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना जो संबंधित है आप लोग जानते हैं, ये आपका गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, जो एलपीजी दिया गया था। ठीक है। उसके बाद से है आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ था? तो 2016 में शुरू हुआ था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ था? तो ये 2018 में शुरू किया गया था आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत के अंतर्गत बीमा राशि कितनी है? तो 5 लाख रुपए तक बीमा राशि है। ठीक है, यानी 5 लाख रुपए तक आपका दवा करा सकते हैं। उसके बाद है आपका सौभाग्य योजना कब शुरू हुआ था? ये 2017 में सौभाग्य योजना शुरू हुआ था। अगला योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई और उसका उद्देश्य क्या था? तो जो ये आपका स्टार्ट हुआ था ये 2015 में स्टार्ट हुआ था और ये सभी को आवास देना इसका उद्देश्य था, प्रधानमंत्री आवास योजना जो था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुई थी? तो 2015 में हुआ था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना शुरू हुआ था। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है दो जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ और उद्देश्य क्या है? तो ये 2019 का हर घर नल से जल है। ठीक है, ये जल जीवन मिशन शुरू हुआ था। पीएम किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई? तो ये 2019 से हुआ था। पीएम किसान सम्मान निधि शुरू कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पीएम किसान के तहत कितनी राशि मिलती है? तो 6,000 वार्षिक जो होती है पीएम किसान के तहत आपका रुपये मिलता है हर साल। ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो ये पीडीएस पोर्टेबिलिटी से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। जितनी भी आपकी योजनाएं हैं नीतियां हैं ये आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो ये 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हुआ था लागू हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम गति शक्ति जो योजना थी इसका उद्देश्य क्या है? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का जो उद्देश्य है इसका है गति शक्ति योजना का। अग्निपथ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रक्षा क्षेत्र से। उसके बाद है हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है पीएम विकास विश्वकर्मा योजना। ठीक है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वो आपका है गरीबी और बेरोजगारी से देखते हैं। इससे पहले आपका क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका एग्जाम में। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो निःशुल्क कोचिंग देना है। जितने भी आपके तैयारी करने वाले लड़के हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये बालिकाओं को वित्तीय सहायता देना है। बालिकाओं को वित्तीय सहायता देना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य। मुख्यमंत्री सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये कोविड अनाथ बच्चों की सहायता है। जो कोविड में जो अनाथ बच्चे थे उनकी सहायता के लिए मुख्यमंत्री सेवा योजना का उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद से आपका आता है अगला यहाँ पे यूपी मुफ्त स्मार्टफोन टैबलेट योजना कब शुरू हुई और उद्देश्य क्या है? तो ये 2021 में शुरू हुई थी। डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य है इसमें। ठीक है। एक जनपद एक उत्पाद ODOP कब शुरू हुआ था? तो 2018 में शुरू हुआ था। मातृवंदना योजना किससे संबंधित है? तो गर्भवती महिलाओं की सहायता से संबंधित है मातृवंदना योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो जन शिकायती निवारण है मुख्यमंत्री
जन सुनवाई पोर्टल का उद्देश्य। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है गरीबी एवं बेरोजगारी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो भारत में गरीबी का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये नीति आयोग द्वारा किया जाता है। भारत में जो गरीबी की आकलन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गरीबी मापन का सर्वोत्तम पैमाना क्या है? तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, जो गरीबी मापन का सर्वोत्तम पैमाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे पहले गरीबी का अनुमान किसने लगाया था? तो ये दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया था। अगर आपको वीडियो एक बार पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, तेंदुलकर समिति जो थी वो दो ने गरीबी का आकलन किस आधार पर किया था? तो तेंदुलकर समिति जो थी वो किस पे किया था? तो ये MPC मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पे किया था। ठीक है, किस पे किया था? तो व्यय पे किया था। रंगराजन समिति का गठन कब हुआ था? तो रंगराजन समिति का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो ये 2012 में हुआ था, रिपोर्ट 2014 में आई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा है, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा क्या है? तो जो ग्रामीण में 972 रुपये माह कमाते हैं उनकी, और शहरी में जो ये 1407 रुपये माह कमाते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा क्या है? तो उनके अनुसार ग्रामीण में जो 816 रुपये प्रति माह, शहरी में जो आपका 1000 प्रति रुपये माह है। ठीक है, अलग समिति जो 1979 में आया था उसके अनुसार गरीबी रेखा किस आधार पर तय की गई थी? पोषण स्तर पर तय की गई थी कि कितनी कैलोरी मात्रा जो है पोषण आप ले रहे हैं। ठीक है, पोषाहार ले रहे हैं। उसके बाद आपका आता है, भारत में सर्वाधिक एवं न्यूनतम गरीबी वाले राज्य कौन से हैं? तो इसमें जो हमारा है, भारत में जो सर्वाधिक एवं न्यूनतम गरीबी वाले राज्य कौन है? तो बिहार और गोवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, MPI की रिपोर्ट भारत में कौन जारी करता है? तो ये नीति आयोग जो है जारी करता है MPI की रिपोर्ट जो है। ओके, तो आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, आय विषमता जो मापने के लिए कौन सी विधियाँ हैं? तो आय में जो विषमता मापने के लिए जो विधियाँ हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ आपका लारेंज वक्र एवं गिनी गुणांक है। ठीक है, कौन है? तो लारेंज वक्र और जो गिनी गुणांक होता है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका, भारत में बेरोजगारी का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, NSO द्वारा। PLFS कब प्रारंभ किया गया है? तो ये 2017 में प्रारंभ किया गया है PLFS। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका, कृषि जो क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक होती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो अधिक होती है। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी का कारण क्या है? तो चक्रीय बेरोजगारी का कारण क्या है? तो ये व्यापार चक्र है जो चक्रीय बेरोजगारी का कारण होता है। उसके बाद है अगला है आपका, घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो ये आपका नौकरी परिवर्तन जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? तो ये आपका तकनीकी परिवर्तन व कौशल की कमी है। ठीक है, ये आपका संरचनात्मक बेरोजगारी है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? तो काम न करना चाहना, ये आपका ऐच्छिक बेरोजगारी है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, बेरोजगारी का मापन कितनी विधियों से होता है? तो बेरोजगारी का मापन 3 विधियों से होता है। ठीक है, बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख समितियाँ कौन सी हैं? तो ये दांतेवाला समिति एवं भगवती समिति है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित, मनी और बैंकिंग से संबंधित। तो इसमें हमारा है, भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? तो ये आपका 3 बार हुआ है, जिसमें 1946, 1978 और 2016 में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका, 2016 में विमुद्रीकरण के समय 500 और 1000 के नोट कुल प्रचलन का कितना प्रतिशत थे? तो लगभग 86% थे। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला जो क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण के प्रमुख लाभ क्या हैं? तो ये काला धन नियंत्रण, जाली नोटों पर नियंत्रण, कर और आधार में वृद्धि है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, महंगाई नियंत्रण एवं विमुद्रीकरण का अधिकार किसके पास है? तो ये केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? ये केंद्र सरकार के पास। उसके बाद है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो ये आपका है, अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करना अवमूल्यन है। भारत में अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? तो भारत में जो अवमूल्यन हुआ है वो कितनी बार हुआ है? तो ये 3 बार हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो नोट जारी करने का अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, RBI के पास है। ये आप लोग जानते हैं, RBI ही नोट छापती है, RBI के पास है। उसके बाद आता है, 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है, ये आप याद रखेंगे।
ठीक है। सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है सिक्के जारी करने का अधिकार। आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य तक के नोटों को जारी कर सकता है, ये आपको बताना है। तो कितने रुपए के नोटों तक को जारी कर सकता है आरबीआई, तो ये जो आपका जारी करेगा ये आपको बता देता हूँ, ये 10,000 रुपये तक के नोटों को जारी कर सकता है। ठीक है, आरबीआई कितने, 10,000 नोट। भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना किसके सुझाव पर हुई, तो ये हिल्टन यंग आयोग के सुझाव पे हुआ था भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था, तो 1949 में। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, इसको आप याद रखेंगे। एमआरएस में न्यूनतम राशि कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, तो ये 200 करोड़ होती है न्यूनतम राशि एमआरएस में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे एमआरएस में 115 करोड़ किस रूप में है, तो ये स्वर्ण के रूप में है 115 करोड़। भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा है, तो पंजाब नेशनल बैंक है भारत का पहला भारतीय बैंक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी, ये आप याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है, तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, भारत में कुल आरआरबी कितने हैं, तो भारत में कुल आरआरबी कितने हैं आपको बताना है। तो ये जो आपका हो जाएगा वो 28 आरआरबी हैं। आरआरबी में हिस्सेदारी अनुपात क्या है, तो ये 50% है, उसके बाद 15% है, उसके बाद 35% है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आपका, एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं, तो ये 6 सदस्य होते हैं एमपीसी में। ठीक है, उसके बाद है आपका मौद्रिक नीति की वर्ष में कितनी बार जारी होती है, तो मौद्रिक नीति वर्ष में कितनी बार जारी होती है, तो ये आपका 6 बार जारी होता है मौद्रिक नीति। ठीक है, रेपो दर बढ़ाने से क्या होता है, तो रेपो दर जो बढ़ाने से क्या होता है, तो तरलता कम होती है। ठीक है, सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो है। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद है एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है, तो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो है। ठीक है, एसएलआर का। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, महंगाई किससे मापी जाती है, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापी जाती है महंगाई को। मुद्रास्फीति कौन मापता है, तो मुद्रास्फीति जो एनएसओ सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है वो एनएसओ के द्वारा हो जाता है मुद्रास्फीति। ठीक है, उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है, उसके बाद से आपका है आरबीआई का मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या है, तो ये आपका 4% से ±2% तक है। ठीक है, उसके बाद है एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये दिसंबर 2008 में हुआ था एनपीसीआई का अध्यक्ष। ठीक है, स्थापना। यूपीआई जो है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है यूपीआई का पूर्ण रूप होता है। एटीएम एवं यूपीआई का संचालन कौन करता है, तो एनपीसीआई करता है एटीएम और यूपीआई का संचालन। अगला क्वेश्चन है आपका, भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है, तो भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो इसका जो आपका भीम रूप का पूर्ण रूप हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। ई रूपी कब जारी हुआ था, तो ई रूपी कब जारी हुआ था, तो ये आपका हुआ था 2022 में ई रूपी जारी हुआ था। कब हुआ था, 2022 में। पेमेंट बैंक किस समिति की सिफारिश पर बने हैं, तो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर पेमेंट बैंक बना था। ठीक है, नाबार्ड कब बना और उद्देश्य क्या था इसका, तो नाबार्ड का जो उद्देश्य था ये कब बना था, तो 1982 में बना था कृषि वित्त पे। ठीक है, 1982 में कृषि वित्त पे बना था। सिडबी कब बना और मुख्यालय कहाँ है इसका, तो 1990 है, लखनऊ में सिडबी बना था 1990 में। एनएचबी कब स्थापित हुआ था, तो एनएचबी कब स्थापित हुआ था, ये 1988 में हुआ था एनएचबी स्थापित। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो वित्त बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका देखते हैं आपका यहाँ पे। ठीक है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है, तो सेबी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हो जाएगा 1988 का। ठीक है, भारत में शेयर बाजार एवं म्यूचुअल फंड का नियामक कौन है, तो ये सेबी है, जो म्यूचुअल फंड और नियामक है सेबी है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच हैं। ठीक है, कौन है, तो माधवीपुरी बुच हैं। भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी, जो 1875 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बीएससी का सेंसेक्स कितनी कंपनियों पर आधारित है, तो 30 कंपनियों पर बीएससी का सेंसेक्स आधारित है।
IRDAI की स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है? तो 1999 में हैदराबाद में हुई, जो इंडस्ट्रियल रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। IRDA का फुल फॉर्म जो है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद से बीमा कंपनियों का नियामक कौन है? तो बीमा कंपनियों का जो नियामक होगा IRDAI होगा, ठीक है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। आगे आपका होता है साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण होता है 1972 में, ठीक है। भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो भारत की पहली बीमा कंपनी है। भारत की पहली म्यूचुअल फंड एवं कंपनी कौन सी थी? तो ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी UTI जो 1963 में थी, ये भारत की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी थी, ठीक है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज्ड बाजार जो संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो विदेशी व्यापार है, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, विदेशी व्यापार से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं आपका यहाँ पे, भुगतान संतुलन BOP का क्या है? तो सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का विवरण रखता है, ठीक है, भुगतान संतुलन। FDI के लिए न्यूनतम निवेश सीमा क्या है? तो 10% है जो FDI न्यूनतम निवेश सीमा है। अरविंद मायाराम समिति किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अरविंद मायाराम समिति किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा FDI एंड FPI, ठीक है, इससे संबंधित है आपका। FPI किस प्रकार का निवेश है? तो अल्पकालिक निवेश है। भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आता है? तो ये सिंगापुर से आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, सिंगापुर से आता है FDI सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन जो है, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI आता है? तो सेवा क्षेत्र से आता है। फेरा FERA कब पारित हुआ था? तो 1973 में पारित हुआ था फेरा, ठीक है। फेरा के स्थान पर कौन सा कानून आया था? तो ये फेमा आया था, FEM में 1999 में आया था, ठीक है। फेमा का उद्देश्य क्या है? तो फेमा का जो उद्देश्य है वो आपका विदेशी व्यापार और सरल बनाना है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? तो अमेरिका है, ठीक है। सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझेदारी देश है वो अमेरिका है, याद रखेंगे आप। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे, भारत का प्रमुख निर्यातक क्या है? तो भारत का प्रमुख निर्यातक होता है पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है। भारत का प्रमुख आयात क्या है? तो कच्चा तेल है। भारत का प्रमुख आयात क्या है? तो कच्चा तेल है, ठीक है। IMF और विश्व बैंक किस समझौते से बने हैं? तो ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ था उसके द्वारा विश्व बैंक और IMF बने थे। IMF एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC। IMF के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये आपका क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा है। कौन है? तो क्रिस्टोलिना जॉर्जिया। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष। उसके बाद है WTO कब स्थापित हुआ था? उसके बाद है आपका WTO कब स्थापित हुआ था? तो ये WTO जो स्थापित हुआ था 1 जनवरी 1995 में हुआ था, ठीक है। WTO ने किसे प्रतिस्थापित किया था? तो GATT को प्रतिस्थापित कर दिया था, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, WTO का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप याद रखेंगे। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। WTO की महानिदेशक कौन है? तो नोगुंजी ओंकोजी-इवेला है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। HDI कौन जारी करता है? तो HDI कौन जारी करता है? तो UNDP HDI जारी करता है, ठीक है। भारत का HDI रैंक क्या है? तो 130वां रैंक है HDI में, ठीक है। GHI कौन जारी करता है? तो GHI कर्सन वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ ग्रहिल्प है, ठीक है, वेल्थ ग्रहिप। SDGs का कब अपनाए गए हैं? तो ये 2015 में SDG अपनाए गए थे, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये विश्व बैंक करता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आपका विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। जो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, हिस्ट्री का, ठीक है। अब हम इसमें जो आगे करने वाले हैं वो जियोग्राफी का करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक जियोग्राफी आपने जो आज हमने किया वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो वन शॉट जो था आपका यहाँ पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट किया इस वीडियो में, ठीक है, वन शॉट रिवीजन के तौर पे।
आपको कम से कम टाइम में आप इसको वन शॉट में रिवीजन कर लेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा आपके लिए क्लास, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण होने वाला है। जितना भी कैप्सूल बैच में आपका वन लाइनर फॉर्म दिया गया है, आपका यहाँ पे 300 से लेके आपको यहाँ 500 तक क्वेश्चन है, जो कि आपका पूरा का पूरा वन शॉट में ये क्लास में आप रिवीजन करना चाहेंगे तो कर लेंगे कम से कम टाइम में, जो कि आपका 40 से आपका यहाँ पे 45 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा, यानी 1 घंटे के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आपको एकदम अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ चुका है हिस्ट्री का, ठीक है, पॉलिटी का, हमने दोनों टॉपिक डाल दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे साइंस का भी डाल दिया है। ठीक है, साइंस का भी आपका यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुका है, तो ये तीनों पॉलिटी का और हिस्ट्री का आपका वीडियो देख लीजिए, साथ ही साथ में ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा बस जियोग्राफी बचता है, तो जियोग्राफी हम अगले वीडियो में यहाँ पे आपको ये भी कंप्लीट करा देंगे। अब आपके पास उसका पूरा का पूरा वीडियो रहेगा, आप कम से कम 4 से 5 घंटे में आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, 1-1 घंटे का वीडियो है, आपको 4 से 5 वीडियो है, पूरा का पूरा आप वन शॉट में रिवीजन कर लेंगे, आपको कम से कम टाइम में आपके पास ज़्यादा रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पे अगर अच्छा लगा हो तो आप एक बार उसको लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, अगर आपने लाइक नहीं किया तो, और अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और आपको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं आप, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।